दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 18वीं लोकसभा चुनाव में अब वो बेला तकरीबन 36 घंटे दूर है जब इस देश में संसद की पहली बैठक होगी और पहली बैठक नरेंद्र मोदी की गठबंधन सरकार और इन सब के आसरे सत्ता की राह देख रहा एक मजबूत विपक्ष, एक ऐसा विपक्ष जिसके पास आज की तारीख में संख्या बल की बात करें तो 250 के करीब का संख्या बल है और 250 की संख्या बल के साथ खड़ा हुआ विपक्ष सत्ता से कितनी दूर है इस बात की चर्चा तो हम आगे करेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष जो 293 की सदस्य संख्या के साथ है उसमें 28 तो ऐसे सांसद हैं जो सिर्फ दो ऐसी बैसाखियों से आते हैं, दो ऐसी राजनीतिक बैसाखियों से आते हैं जिन राजनीतिक बैसाखियों की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और अपने राज्य के लिए कुछ कर गुजरने की महत्वाकांक्षा ऐसी है जिस महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले नरेंद्र मोदी सरकार या तो दबी जा रही है या फिर इस सरकार की स्थिरता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का दांव भी अब भोथरा हो चला है। तो जांच एजेंसियों के इस्तेमाल के दांव के भोथरे होने के साथ जब संसदीय व्यवस्था इतनी मजबूत रूप में आ गई है जिसमें 250 सांसदों वाला एक बेहद धारदार विपक्ष जब संसद के अंदर बोलना शुरू करेगा और जब बोलना शुरू करेगा तो याद रखिए उन आवाजों में एक आवाज राहुल गांधी की भी होगी, दूसरी आवाज अखिलेश यादव की भी होगी और तमाम ऐसे लोगों की आवाज होगी जिनकी आवाज को दबाने के लिए एक दौर में 150 के करीब सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तमाम ऐसे बिल पास कराए गए जिन बिल को लेकर आम जनता के बीच में काफी आशंकाएं हैं। लेकिन अब इतने धारदार विपक्ष के बीच लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग और इन सब से आगे जाकर नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाने की जो दुश्वारियां हैं उन दुश्वारियों की पहली अग्नि परीक्षा जब नीट परीक्षा की धांधली के रूप में सामने आई और उसके साथ साथ यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करनी पड़ी, सहयोगी दलों का दबाव बढ़ता चला गया, रेल एक्सीडेंट सामने आ गया, तो पहले 2 हफ्ते में इतनी दुश्वारियों को झेल चुकी सरकार अब गठबंधन की दुश्वारियों को एक ऐसी अग्नि परीक्षा झेलने जा रही है जिन अग्नि परीक्षा के लिए कम से कम नरेंद्र मोदी ने अब तक कोई फॉर्मल राजनीतिक ट्रेनिंग 2001 में गुजरात चलाने से लेकर 2014 से दिल्ली चलाने, देश चलाने की कोशिश में अब तक वो ट्रेनिंग उन्हें मिली है, इस बात को कोई मान नहीं सकता। और जब कोई मान नहीं सकता तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंधों को लेकर जब सवालिया निशान खड़े हो, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 व्यक्तियों के वर्चस्व को लेकर पूरी पार्टी के एक बड़े तबके के बीच एक ऐसा असंतोष उभर रहा हो जिस असंतोष की ज्वालामुखी कभी भी राजनीतिक तौर पर फट सकने की संभावना जताई जा रही हो, और तीसरी तरफ गठबंधन के सहयोगियों की महत्वाकांक्षाएं इंडिया गठबंधन के साथ जब एक डील के रूप में फाइनल होने की दिशा में आगे बढ़ने की खबरें अंदरूनी सूत्रों के हवाले से आ रही हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना और आंध्र प्रदेश के रिमोट से चलने वाली सरकार आखिर इस देश के लोगों को कौन सी सरकार दे पाएगी, किस प्रकार की शासन व्यवस्था दे पाएगी, और उस शासन व्यवस्था में जब कोई नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस जैसी 1998 की अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार वाली कोई परंपरा का निर्वाह नहीं किया गया तो भला इस सरकार के टिकने पर तो और ज्यादा सवाल खड़े होना स्वाभाविक ही है। और जब ये सवाल खड़े होने लगे, सत्ता व्यक्तिवादी चरित्र के साथ चलने वाली सत्ता जो 10 सालों तक एक अकेला कितनों पर भारी के नैरेटिव के और उस अट्ठाहस के साथ चलती दिखी हो, तो अब एक अकेले के ऊपर 2 ऐसे अकेलों का रिमोट, जहां एक के पास 16 सांसद, थोड़ा ज्यादा व्यापक तरीके से देखने की कोशिश करें तो 18 सांसद, पवन कल्याण के भी सांसद जोड़ ले टीडीपी के साथ, तो दूसरे के पास 12 सांसद मौजूद हो, तो उस परिस्थिति में इन 30 सांसदों के बोझ तले जो सरकार दबी दिखाई दे रही है, जरा इसमें एकनाथ शिंदे के सांसदों को भी देख लें, जरा एसडी देवेगौड़ा के सांसदों को भी देख लें, जहां उनके बेटे और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी एक बड़ी सफाई के साथ, एक बड़ी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के साथ बेंगलुरु के मंच पर नजर आए, तो सत्ता की चूल्हे हिलनी स्वाभाविक है। एक तरफ सरकार हिलेगी, दूसरी तरफ सेंसेक्स हिलेगा, तो सरकार के हिलने से सेंसेक्स के हिलने के हालात
सरकार गठन के पहले से ही तैयार होने लगे, 4 जून से ही तैयार होने लगे, तो इस सरकार की स्थिरता सवालों के घेरे में जितनी नहीं है, उससे ज्यादा इस सरकार का इकबाल सवालों के घेरे में आ जाता है। आखिर ये सरकार पहले संसद सत्र को किस तरह से चलाएगी? सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। वॉच एंड वर्ड्स की भूमिका को भूल जाइए, वो इतिहास की बात हो गई है। और इस संसद भवन में पत्रकारों को पास देने के लिए अब जिस तरह की मशक्कत की जा रही है, पत्रकारों को पास लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था में नई संसद भवन के निर्माण के साथ क्या पुरानी संसदीय परंपरा की रवायतें भी पुरानी संसद के साथ ही उसे विसर्जित कर दिया गया है कि अब पुरानी परंपरा पुरानी संसद भवन में ही दिखाई देगी। संसदीय दल की बैठक जब भारतीय जनता पार्टी की नहीं बुलाई गई, क्योंकि कई सारे आवाज उठने के खतरे बताए जा रहे थे, तो उस हालात में जब एनडीए की सामूहिक बैठक ही बुला ली गई, तो उस बैठक में देश चलाने के लिए बहुमत और सरकार चलाने के लिए बहुमत और देश चलाने के लिए जिस सर्वमत की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो सर्वमत की बात यदि हकीकत में वास्तविकता के धरातल पर उतारने की कोशिश होती, तो स्पीकर के पद पर चंद्रबाबू नायडू के कैंडिडेट के नाम का ऐलान हो चुका होता। जीएमसी बालयोगी के बाद टीडीपी से दूसरा स्पीकर कौन होगा, इस बात को लेकर सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी गई होती। लेकिन स्पीकर तो हम ही रखेंगे, स्पीकर तो बीजेपी का ही होगा, ये एटीट्यूड गठबंधन का एटीट्यूड हो नहीं सकता। ये व्यवस्था, इस तरह की सत्ता चलाने की मानसिकता किसी भी तरह से सर्वमत की बात की तरफ और उस दिशा में ले जाने की कोशिश नहीं हो सकती, जिस दिशा में ले जाने की कोशिश को अटल बिहारी वाजपेयी आम सहमति की राजनीति के नाम से निरूपित करते थे। आज आम सहमति की बात छोड़िए, डिमोनेटाइजेशन हुआ, विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, क्या पार्टी के अंदर भी सहमति हुई थी इस पर? कश्मीर में धारा 370 के सेक्शन बी के साथ बहुत कुछ हुआ, क्या वहां कोई सहमति ली गई थी? और इन सब से आगे बढ़कर आप देखें तो जीएसटी के फैसले को जिस तरह से लागू किया गया, मनमोहन सिंह के लिए जीएसटी लागू करने के बाद जब संसद में घंटा बजाया जा रहा था, आधी रात को घंटा बजाया जा रहा था, उस वक्त मनमोहन सिंह के लिए कुर्सी लगी थी, लेकिन मनमोहन सिंह नहीं पहुंचे थे। स्वाभाविक था कि उस वक्त भी आम सहमति की परंपरा का निर्वाह नहीं किया गया। संसद भवन में घंटा बजाने की शुरुआत जब उस दिन की गई थी 2016 में जीएसटी लागू करने के साथ, तो लोकतंत्र का घंटा बजाने की शुरुआत के तौर पर कम ही लोगों ने सोचा था। लेकिन अब जब लोकतंत्र का घंटा बजते बजते इस देश में बज गया और लोकतंत्र एक बार फिर से नए स्वरूप में पुनर्जीवित हो गया, गठबंधन धर्म की बातों तक मामला आ गया, इंडिया गठबंधन सत्ता की दहलीज पर पहुंच गया, तो आज से अभी से मात्र 36-37 घंटों के बाद यानी 24 जनवरी की सुबह से संसद भवन में जो नजारा होगा, क्या उस नजारे के आसरे नरेंद्र मोदी सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को देख पा रही होगी? क्या उसमें जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के सांसदों को, पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू के सांसदों को अपने पाले में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई कड़ी मशक्कत करने की जरूरत नहीं होगी? और क्या वो कड़ी मशक्कत भी जेडीयू और टीडीपी को लंबे समय तक बीजेपी के खूंटे से बांध कर रख पाएगी? ये सवाल और इस सवाल का जवाब निश्चित तौर पर न तो नरेंद्र मोदी के पास होगा, न ही अमित शाह के पास होगा, और न ही हाल फिलहाल में राजनीतिक तौर पर सक्रिय किए गए एक मंत्रालय के दायरे से बाहर निकालकर 10 साल बाद लोगों ने जाना कि राजनाथ सिंह भी इस देश में एक नेता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से है। क्या उनके पास भी सवाल का जवाब है कि इंडिया गठबंधन के पास जो अंदर खाने डील की बातें आ रही है, वो डील कब किस स्क्रिप्ट के रूप में सामने आएगी? कहीं पहले सत्र में ही तो नहीं आ जाएगी? क्या पहले सत्र में स्पीकर का चुनाव इस सरकार का आखिरी दिन तो नहीं हो जाएगा? और स्पीकर का चुनाव यदि आखिरी दिन हो गया तो मान लीजिए कि 72 घंटों में ये सरकार जा सकती है। ये जाने की दहलीज पर खड़ी हुई सरकार है, जिस सरकार के गठन के पहले से ही उस सरकार का मरसिया पढ़ा जा रहा हो, तो उस सरकार के टिकने के लक्षण तो इस देश में दिखाई नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी शायद इस बात का यकीन नहीं है कि यह सरकार टिकेगी।
विपक्ष के लोगों को तो पहले से यकीन नहीं है कि यह सरकार टिकेगी, क्योंकि वो इस सरकार को टिके रहने देना नहीं चाहते। और इन सब से आगे बढ़ करके देखें तो साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब इस बात पर खुद ही मंथन चल रहा हो कि क्या अपना स्पीकर गठबंधन के दौर में देना उचित है, क्या ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इच्छा ही तो नहीं है कि स्पीकर भाजपा का होना चाहिए? क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात पर एकमत है कि स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में से ही कोई एक व्यक्ति बनाया जाए, या पुराने स्पीकर ओम बिरला को रिपीट किया जाए? विपक्ष ने खुला ऐलान कर दिया है, जैसा कि संजय राउत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर टीडीपी को एनडीए गठबंधन से स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो टीडीपी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है और इंडिया गठबंधन उसका समर्थन करने पर गंभीरता के साथ विचार करेगा। यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि टीडीपी और इंडिया गठबंधन के रास्ते बहुत देर तक जुदा नहीं रहने वाले हैं। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि पटना हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से आरक्षण को, बढ़े हुए आरक्षण को रद्द करने का फैसला किया, एससी एसटी ओबीसी ईबीसी के आरक्षण को रद्द करने का फैसला किया, जबकि नीतीश कुमार गुजारिश करते रह गए, नरेंद्र मोदी के सामने गुजारिश करते रह गए, उनकी सरकार को रिक्वेस्ट करते रह गए, भेजते रह गए अपनी तरफ से अनुरोध पत्र कि बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को नवी अनुसूची में डाल दिया जाए ताकि उसकी न्यायिक समीक्षा न हो सके, जुडिशियल सुपरविजन से उसे बचाया जा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने ये नहीं किया। तो क्या इस परिस्थिति में नीतीश कुमार इस गठबंधन के साथ टिके रहेंगे? उनके राजनीतिक इकबाल का सवाल है। नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन जिस बुनियाद पर खड़ी है वो बुनियाद आरक्षण की बुनियाद है, वो मंडल पॉलिटिक्स की बुनियाद है, वो जाति जनगणना की बुनियाद है। एक तरफ सांप्रदायिकता की बुनियाद पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, जहां हिंदू मुस्लिम तमाम तरह की बातें ही ट्रोल आर्मी से लेकर हर जगह आपको सुनने को मिलेगा, वहां वही जनाधार को आगे बढ़ाने और जनाधार को बनाए रखने का एकमात्र माध्यम है। वही इसके ठीक उलट नीतीश कुमार की पार्टी के लिए जातीय समीकरण और जातीय मुद्दे, जिसे आमतौर पर मंडल पॉलिटिक्स कहते हैं, वही उनकी पार्टी का सबसे बड़ा आधार है। तो इस दो विरोधाभासी दलों के बीच जब हाईकोर्ट के निर्णय से टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो ये पार्टी बहुत दिनों तक इस सरकार के और एनडीए के खूंटे से बंधी हुई रहेगी। इस बात की गुंजाइश कम से कम व्यक्तिगत तौर पर तो मैं नहीं लगा सकता कि ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क कभी नहीं ले सकती कि बिहार के आरक्षण के मामले को 9th शेड्यूल में डाल दे, कभी नहीं ले सकती, क्योंकि दूसरे राज्यों से जो मांग उठेगी, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा आप देख रहे हैं कि कितना गर्म होता जा रहा है, और जो मांग वहां से उठेगी, जो मांग छत्तीसगढ़ झारखंड से उठेगी, जो मांग हरियाणा में जाट आरक्षण वाले मुद्दे से उठेगी, और इन सब से आगे बढ़कर जो मांग गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से उठेगी, जहां ब्राह्मण भी राजस्थान में आरक्षण मांगते नजर आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने चुनावी हिंदुत्व को, जो इसी चुनाव में हिलता हुआ नजर आया है, पूरी तरह से समाप्त प्राय हो जाएगा, वो करने के लिए बीजेपी कतई तैयार नहीं होगी। तो जनता दल यूनाइटेड इस सरकार के साथ टिकने वाली नहीं दिखती। टीडीपी इस सरकार के साथ उसका मिजाज मेल नहीं खाता। आखिर टीडीपी के सुप्रीमो को नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही, उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही जेल की हवा खानी पड़ी है। तो न तो नायडू बाबू टिकेंगे, न ही नीतीश बाबू टिकेंगे, और न ही शिंदे गुट के सांसद टिकने वाले हैं। फिर यह सरकार कैसे टिकेगी? महज 48 घंटे के बाद इस सरकार की स्थिरता पर जो सवाल उठने शुरू होंगे और संसद के अंदर जो सवाल उठने शुरू होंगे, चाहे वो नीट परीक्षा के बवाल से लेकर हो, राहुल गांधी ने जो बातें खुलकर कह दी है कि नीट का मुद्दा वो संसद में उठाने जा रहे हैं, 250 सांसद परीक्षा रद्द करने को लेकर जब पहले ही दिन से पूरी संसद को एक तरह से ठप करने की स्थिति में होंगे, तो क्या इस बार यह संभव है कि 250 लोगों को एक साथ संसद से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाए? कतई संभव नहीं है। और यह भी संभव नहीं है कि जनता के इतने बड़े मुद्दे पर विपक्ष को निलंबित करके विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा थमा दिया जाए, जहां छात्र समर्थक होने का लेवल लग जाए इंडिया गठबंधन पर और भारतीय जनता पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ जाए। यह कोशिश तो कतई नहीं होने वाली है। तो जो कोशिशें होनी है, उन कोशिशों के बीच अंदर खाने जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जो इंडिया गठबंधन और एनडीए के कुछ सहयोगी दलों के साथ कथित रूप से अंदर खाने एक
स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और जिस डील की खबर आ रही है वो डील क्या महज 48-72 घंटों के बाद ही आपके सामने आ जाएगी? क्या यह सरकार पहले ही सत्र में गिरने जा रही है? ये कई ऐसे सवाल हैं जो अब तक अनुत्तरित हैं, लेकिन इन सवालों के आसरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मिजाज को, राजनीति करने के तरीके को और हर समस्या का इलाज कभी किसी के कपड़ों में, तो कभी शाहीन बाग से करंट लगाने की कोशिश और कभी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता पर ही नाक भाव सिकोड़ने की जो दक्षिण पंथी जो शुरू से एक मिजाज रहा है, उस मिजाज के आसरे कम से कम इस लोकसभा में सरकार को नहीं चलाया जा सकता। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी के पास न तो कोई जॉर्ज फर्नांडिस है, न ही हरकिशन सिंह सुरजीत है और न ही यूपीए के लिए एक न्यूक्लियस का काम करने वाली सोनिया गांधी जैसा कोई चेहरा भी है। तो इस तरह के चेहरों की कमी के अभाव के बीच में इस सरकार को टिका पाना और वो एक ऐसी सरकार को टिका पाना जहां सहयोगी दलों के पास भैंस बकरी मछली पालन वाले मंत्रालय दे दिए जाए और तमाम मलाईदार विभाग और तमाम बड़े पद रेलवे, हाईवे से लेकर शिक्षा विभाग, जल संसाधन और गृह रक्षा, विदेश और वित्त जैसे बड़े मंत्रालय यदि आप देखें, सब कुछ बीजेपी अपने हाथ में ले ले और स्पीकर पद को भी रखने की मनसा पाल कर बैठे, तो 48 से 72 घंटों के बीच इस सरकार की स्थिरता पर बहुत बड़ा सवाल उठने वाला है। सरकार जा भी सकती है, पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सरकार का जो रवैया है, चलाने का जो ढंग है, उस रंग ढंग के बीच में कम से कम आगामी लोकसभा को इस सरकार के साथ कार्यकाल पूरा करते हुए तो नहीं देखा जा सकता। हाँ, सरकार बदल जाए, हो सकता है कि ये लोकसभा अपना कार्यकाल भी पूरा कर जाए, तब भी स्थिरता पर सवाल रहेगा। लेकिन तब गठबंधन और आम सहमति की बात करने वाले लोग और कंसेंसस बिल्डिंग के सहारे सरकार चलाने वाले लोगों का पर्याप्त अनुभव यूपीए की सरकार या यूनाइटेड फ्रंट की सरकार चला चुके लोगों के हाथ में कमान देकर तो जरूर बना रहेगा। तो देखते जाइए आने वाले वक्त में क्या होता है। ममता बनर्जी की चाहत है, अरविंद केजरीवाल की चाहत है, हेमंत सोरेन से लेकर एमके स्टालिन और उद्धव ठाकरे तक की, शरद पवार तक की ये चाहत है कि इस सरकार को ज्यादा दिन टिकने न दिया जाए। कई राज्यों में, मसलन महाराष्ट्र में भी चुनाव है, तो सरकार को ज्यादा दिन टिकने न दिया जाए। लेकिन इस सरकार को टिकने न देने के लिए जो सबसे पहले जिन दो लोगों को गारंटी की सबसे पहले जरूरत है, वो मोदी की गारंटी से ज्यादा बड़ी गारंटी इंडिया गठबंधन को देनी होगी और वो दोनों गारंटी नायडू बाबू और नीतीश बाबू को देनी होगी। तेजस्वी यादव को भी गारंटी देनी होगी, खासकर नीतीश कुमार के मामले में। आगे आगे देखते जाइए सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा कम से कम अट्ठाहस और तानाशाही के दायरे से बाहर निकलकर संसदीय व्यवस्था के रूप में किस प्रकार से ढलने में आगे बढ़ता है, या अगर वो ढलने से इनकार करता है तो सत्ता परिवर्तन की भूमिका को किस प्रकार से तैयार करता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।